हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट अफेयर्स वीडियो में। यहाँ मैं आपको सामने नहीं दिख रहा हूँ, कुछ तकनीकी वजह हैं उस वजह से, और 3-4 दिन और अभी मैं आपको सामने इस वीडियो में नहीं दिखूंगा, लेकिन मेरी आवाज़ और पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से ट्रक, कमर्शियल वाहन और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं? आंसर होगा दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली है और वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 450 के मार्क को भी पार कर गया। और इसके बाद जो CAQM होते हैं, कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो उन्होंने पूरे दिल्ली में GRAP स्टेज 4 को लागू कर दिया है। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक तरह का प्लान है कि अगर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्थिति में आ जाए तो उसके बाद क्या क्या कदम उठाने हैं, तो उन सबको लागू कर दिया गया। और उसके तहत कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे प्रदूषण फैलाने वाले जो ट्रक हैं, सभी ट्रक, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं। कमर्शियल जो 4 पहिया वाहन हैं उन सब पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सभी प्रकार के जो भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं दिल्ली में वो सब बंद रहेंगे। सभी प्राथमिक स्कूल वो सब बंद रहेंगे। हालांकि जो सीनियर जो क्लासेज हैं 6 से 12 तक के, उनके पास ऑनलाइन पढ़ाने का विकल्प रहेगा। ठीक है, अब ये प्लान क्या है GRAP प्लान, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में अक्सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये जो है ना वो एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल लगाने के लिए दिल्ली में एक प्रदूषण नियंत्रण योजना है। और इसके तहत ये होता है कि दिल्ली और NCR और आसपास के क्षेत्रों में वहाँ पर आपातकालीन उपाय लगाए जाते हैं और उसके तहत अलग अलग कई तरह की पाबंदियाँ होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि मैंने पहले बताया कि 450 के पार कर गया है। AQI शॉर्ट में कहेंगे उसे। और ये सामने स्क्रीन पर ये इंडेक्स देख रहे हैं चार्ट, और इसमें ये बताया गया है जैसे कि 0 to 50 के बीच अगर हो AQI, तो इसका मतलब ये होता है कि वो साफ़ हवा है वहाँ पर। और इसके बाद का इंडेक्स है 51 to 100, और इसको संतोषजनक माना जाता है कि चलो ठीक ही ठाक है ये वायु गुणवत्ता। अगर 101 to 200 हो, यानी 101 से 200, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रदूषण है, लेकिन ये मीडियम कैटेगरी का प्रदूषण है। हालांकि 201 से 300 के बीच में वायु गुणवत्ता को ख़राब स्थिति में दर्शाया जाता है और उसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। अगर इंडेक्स 301 से लेकर 400 यानी 301 से 400 के बीच हो तो वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब मानी जाती है, और ख़ास तौर पर जिनको सांस की बीमारी है उनको काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। और अगर इंडेक्स 401 से 500 के बीच यानी 401 to 500 के बीच में हो तो ये वायु गुणवत्ता जो है ना बहुत ही खतरनाक होती है, और घर से बाहर निकलना या वहाँ उस वातावरण में सांस लेना वो खतरनाक होता है। कई तरह की बीमारियाँ वो सब आपके जो फिर से प्रकट हो सकती हैं, आ सकती हैं, ख़ास तौर पर सांस की बीमारियाँ। ठीक है, कुछ न्यूज़ क्लिपिंग भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर दिल्ली में जो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ये हाल है, दिल्ली के आसपास के तमाम जो ज़िले हैं NCR में, उन सब में यही कमोबेश स्थिति है। और ये पॉल्यूशन उत्तर भारत में ख़ास तौर पर ये बढ़ता जा रहा है। और ये पॉल्यूशन की जो स्थिति है दिल्ली में तो है ही, लेकिन उसके आसपास के NCR के ज़िलों में भी काफ़ी है, और ख़ासतौर पर उत्तर भारत में ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यहाँ होगा कि ये एयर पॉल्यूशन में उछाल आने और ख़तरनाक स्थिति में पहुँचने की वजह क्या है? तो देखिए, पंजाब और हरियाणा में फसल कटने के बाद धान की पराली जो है ना उसके जलाने में वृद्धि हुई है, उसके मामले बढ़े हैं, और इसकी वजह से माना जा रहा है कि दिल्ली और NCR की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। और ये माना जाता है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के द्वारा कि दिल्ली में 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जो एयर पॉल्यूशन होता है वो बहुत हाई लेवल तक का होता है। और ये पॉल्यूशन पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं के बाद होता है, और ख़ासतौर पर जो ठंड है इस वक्त उसमें हवा का जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे में जो पॉल्यूशन है वो एक ही जगह एकत्रित रह जाता है, और स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बढ़ रही हैं। और भी राजधानी दिल्ली है
और ये अभी हाल का ये रिपोर्ट है जो देख रहे हैं, द हिंदू ने प्रकाशित किया है। इसके मुताबिक दुनिया में इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बाकी शहरों के दुनिया के आप देख रहे हैं जो उसके बाद दिल्ली के बाद जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो सब। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है? आंसर होगा जाफना और त्रिंकोमाली। ठीक है, कौन कौन जगह? जाफना और त्रिंकोमाली। ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो जाफना कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है जाफना, जबकि उसके दूसरी तरफ यहाँ पर है त्रिंकोमाली। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 3 नवंबर को जाफना में एसबीआई के शाखा का यानी ब्रांच का उद्घाटन किया। इससे पहले 2 नवंबर को उन्होंने त्रिंकोमाली में एसबीआई के ब्रांच का उद्घाटन किया था। देखिए, श्रीलंका में पहले से 5 ब्रांच थे एसबीआई के और अब इसकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। ओके, और इस दौरान उन्होंने कहा यानी वित्त मंत्री ने कि एसबीआई जो है वो श्रीलंकन रुपीज़ और इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने वाला पहला विदेशी बैंक रहा है। और अभी जो ये ब्रांचेज खुल रहे हैं, इस कदम से श्रीलंका के जो इंपोर्टर हैं, जो आयातक हैं, उनको अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता उनको कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि श्रीलंका में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या है। देखिए, श्रीलंका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1864 से ही काम कर रही है, 1864 से। और ये पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की एक शाखा थी, ब्रांच था, जिसे 1867 में बैंक ऑफ मद्रास ने अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 1921 में बैंक ऑफ मद्रास का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। और फिर बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, तो बैंक की जो कोलंबो की शाखा है ना, ब्रांच है, वो मुख्य रूप से कॉफ़ी निर्यातक और सरकारी जो व्यवसाय को संभालने वाले हैं उन सब के लिए खोली गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और श्रीलंका में 150 वर्ष से अधिक वक्त हो चुके हैं एसबीआई वहाँ पर मौजूद है। और एसबीआई जो है ना श्रीलंका का सबसे पुराना बैंक है और सबसे पुराना विदेशी बैंक भी। तो श्रीलंका में एसबीआई का जो मुख्य ब्रांच है वो कोलंबो में है। तो बात श्रीलंका की हो रही है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के? तो दिनेश गुणावर्धने। अगर बात हो कि कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल की बात होगी तो वो है कोलंबो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसका पीडीएफ अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। इस साल का मैराथन वीडियो है और करीब 6.5 घंटे का है। आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी पूरी हो सकेगी। और एक मेंबरशिप प्लान भी है हम लोग के पास और इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी होती है। इससे 365 दिनों तक यानी अगले 1 साल तक आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और भी कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स और वीडियो का लिंक भी होता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स का। और तमाम एग्जामिनेशन के ये सब जो देख रहे हैं उसके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है और कैसे मेंबरशिप लेना है उसके बारे में बताया गया वीडियो के ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसका विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? कब तक के लिए? आंसर को 2028 यानी अगले 5 साल के लिए विस्तार दिया गया है। इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वहाँ पर दुर्ग एक जगह है, वहाँ एक चुनावी सभा के दौरान ऐलान किया। और इस योजना के तहत करीब 81.35 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। देखिए, ये योजना दिसंबर 2023 के अंत में समाप्त होने वाली थी, जिसको अब बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब इस योजना के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए, कोरोना काल के दौरान जो संकट उपजा था उस दौरान यानी वर्ष 2020 में इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को।
और इसके ज़रिए राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मिलता है। और ये खाद्यान्न की जो मासिक जो मात्रा है ना वो NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसके प्रावधानों के तहत अनिवार्य श्रेणी के तहत है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट यानी NFSA जो है ना उसके तहत चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से देने का प्रावधान है। हालांकि कोविड-19 के दौरान सीमित अवधि के लिए इसको फ्री किया गया था और तभी इसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अब ये 2028 तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया फ्री का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? आंसर होगा 5 वर्ष। देखिए, पिछले 2 बार वो चुने गए तो 1-1 साल का कार्यकाल था, लेकिन अब कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है ट्रस्ट के अध्यक्ष के कार्यकाल को, चेयरमैन के कार्यकाल को, तो अब 5 साल के लिए वो रहेंगे। और बताऊं आपको, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के 74 ईयर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चेयरमैन का यानी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके, और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2021 और 2022 में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे और अब 2023 में बने हैं। ये ट्रस्ट क्या है? ये एक धार्मिक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के पास वेरावल गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर का स्वामित्व है। मंदिर की देखरेख इस ट्रस्ट के अंतर्गत ही होती है और इसके अलग अलग मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है जो कि भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर न्यू दिल्ली में। ये 3 नवंबर को आयोजित किया गया, 3 दिवसीय था और दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है वो वहीं पर, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और उनका कहना है कि 1 लाख से अधिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन सबके सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी इस दौरान प्रदान की गई है। और जो वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजित किया गया 2023 का संस्करण, देखिए इसका लक्ष्य यही है कि भारत को दुनिया की जो फूड बास्केट है उसके रूप में प्रस्तुत करना। और 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो मुख्य तौर पे यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियाँ हैं उन सबको आमंत्रित किया गया था। करीब 80 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और मकसद यही है कि जो फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है तो उसको दुनिया के मंच पे वहाँ दिखाना और उनको रास्ता बताना आगे की ओर दुनिया में एक्सपोर्ट करने को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया? आंसर होगा 96,917। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तार हुए वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करते समय 41,000, और उसके बाद जो संख्या है वो यूएस कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए करीब 30,000 भारतीय। इसके अलावा भी अन्य जगहों से अमेरिका में घुसते समय पकड़े गए। अब सवाल होगा कि अमेरिका का क्या कहना है। अमेरिका के सांसद जेम्स लैंगफोर्ड उन्होंने संसद में वहाँ पर ये कहा है कि इतने भारतीयों ने जो सीमा पार करने की कोशिश की है वो तो गिरफ्तार किए गए, लेकिन और भी हैं करीब 45,000 जो कि अवैध रूप से वो अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। ओके, और ये जब पकड़े जाते हैं भारतीय तो बहाना देते हैं, बहाना बनाते हैं कि उन्हें अपने देश में यानी भारत में डर लगता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहारा लेते हैं जिसके अनुसार वे खुद को शरणार्थी बताते हैं और शरण मांगते हैं। और अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि लगातार भारतीयों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है जो अवैध रूप से अमेरिका की सीमा को पार करना चाहते हैं, अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं उसमें। तो देखिए जैसे 2019-20 में 19,800 भारतीय थे जो पकड़े गए थे और अब 2022-23 की बात कर रहे हैं तो 96,000 भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शिशु संरक्षण दिवस यानी इन्फेंट प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 नवंबर को। ओके, शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए जो ज़रूरी देखभाल है, सुरक्षा है, उन सब उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है,
और अगर बात होगी कि भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो 2022 के डेटा के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 27.69 मृत्यु दर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे आंसर होगा 5 नवंबर को। सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जोखिम जो है उसको कम करने के लिए, नए आइडियाज़ को शेयर करने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। और 2023 की थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। ठीक है। और ये जो दिवस है ना, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये जापान की पहल पर मनाया जा रहा है और पहली बार ये 2016 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 2015 में इसकी घोषणा कर दी थी। फिर नवंबर 2016 से ये पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है और इसकी पहल जापान ने ही की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? आंसर होगा 2024। और ये जानकारी केंद्रीय संचार और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने की है। कहाँ पर? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान। ठीक है। तो ये जो असेंबली है ना, इसकी ये हर 4 साल पर आयोजित की जाती है। वैसे 2020 में भारत में ही आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और आपको बताऊं, ये जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली है वो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का एक गवर्निंग काउंसिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 नवंबर को और इसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। 2021 में घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र का ये मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे के लिए आने वाले समय में जो संघर्ष है वो दुगुना होने की संभावना है। और इसका आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिम एशिया में जो दशकों से युद्ध की स्थिति रही है वो क्यों रही है? वहाँ जो कच्चा तेल है उस पर कब्जा करने की कोशिश में, और इसमें अमेरिका सबसे आगे रहा है। ओके।